प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल चेंजेस। क्लियर बेटा? एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब होता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी एक तरीके से देखा जाए बेटा, हीट, कोल्ड, रेन, बराबर अलग अलग तरीके के एक पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं बेटा, है ना, अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके के, उस तरीके के चेंजेस को हम एनवायरमेंटल चेंजेस बोलते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर कंडीशन की वजह से बने। लेकिन ये क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस क्यों चेंज हुई है, तो इसके बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, जिनको आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले तो क्लियरली हम देख लेते बेटा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज वेदर। ऑलरेडी आगे भी हम चैप्टर नंबर 5 में इनकी डेफिनेशंस देख चुके हैं कि द एयर दैट एनवेलप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्लियर? जो पर्टिकुलर एयर है वो पूरा का पूरा जो अर्थ का जो बॉडी है बेटा उसको एनवेलप करती है, यानी कि कवर करती है। और इस एयर को जो है हम एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण कहते हैं, बराबर ना। कई बार वातावरण एक्चुअली बहुत कम ये शब्द यूज होता है नॉर्मली, कभी कभी कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं हर एक लैंग्वेज के अंदर जिसका, लेकिन कई बार हमारे गुजरात में लोग बोलते हैं कभी कभी, है ना, एटमॉस्फेरिक उस तरीके का चेंजेस दिखता है, तो कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है कि आज ये क्यों वातावरण से नहीं। तो ये वातावरण एक्चुअली एटमॉस्फेयर जो है बेटा वो पूरा का पूरा एक एनवेलप है जो अर्थ को कवर करके रखता है। The atmosphere is getting polluted due to the human activities. The environment gets polluted due to the industries, factories, power station and vehicle. Okay, then we already know about that. हम सभी जानते हैं बेटा कि most of the human activities are responsible for environmental changes. ये environmental changes के लिए बेटा हमारी human activities ही responsible है, बराबर। इन्हीं की वजह से क्लाइमेटिक चेंज हुए बेटा, और क्लाइमेटिक चेंज की इफेक्ट जो है हर पर्टिकुलर जोन में देखने को मिलती है, उसकी वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है ना। अब जो एनवायरनमेंट है बेटा उसके पॉल्यूटेड होने के रीजंस क्या है कि मेनली एक तो हमने लास्ट 100 ईयर्स में जितनी स्पीड में एक डेवलपमेंट हमने किया है बेटा, तो इंडस्ट्रियल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की केमिकल वेस्ट, वाटर, स्मोक बेटा ये सब कुछ रिलीज करते हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। पावर स्टेशन है बेटा, है ना, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर काम के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो पावर स्टेशन हमको अवेलेबल करवाते हैं बेटा, तो उनके रनिंग होने का रीज़न मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन में मेन एनर्जी के रूप में कोल का यूज़ होता है, जिससे भी पॉल्यूशन होता है। फिर व्हीकल्स बेटा, हम देखते हैं कि रोज़ लाखों करोड़ों व्हीकल्स बेटा जो है हम देखते हैं रोड के ऊपर बेटा कि किस तरीके से देखा जाए तो दिन पे दिन मतलब डे बाय डे बेटा व्हीकल्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज लाइफ इतनी स्पीडी हो गई है कि लोगों को रुकना नहीं है, टाइम नहीं है, पैदल चलने का टाइम नहीं है, बस पकड़ने का टाइम नहीं है, सबको अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए और फिर उनको बहुत जल्दी से ज़्यादा काम करने, ये एक सोच बन गई है आज के समय में, है ना। तो आज से 100 ईयर्स अगो पहले, क्या मैं तो बोलूँ 50 ईयर्स अगो पहले भी बेटा इंसान इतना नहीं भाग रहा था। तो ये जो हमारी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है ना बेटा, उसी हमारी लाइफ ने एक तरीके से आज ये कंडीशंस को क्रिएट किया है। द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर एटसेट्रा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल चेंजेस। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो जो चेंजेस बेटा टेम्परेचर में, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड का डायरेक्शन बेटा धीरे धीरे देखो, हवाओं का जो एक प्रेशर होता है ना, विंड का एक अपना डायरेक्शन होता है बेटा टाइम टू टाइम ईयरली, उसमें चेंजेस आए। मॉइस्चर यानी कि एक वेटनेस हमेशा बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, हमको फील होता है, लेकिन अब मॉइस्चर जो है बेटा वो बहुत ही, हमारा एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई होता जा रहा है, बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी बैड साइन है। और इन्हीं पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से बेटा ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम पर्टिकुलरली देखें तो उसी को हम एनवायरमेंटल चेंजेस मानेंगे। अब यहाँ पे बेटा एक हमको पर्टिकुलरली बहुत ही छोटा सा लेकिन अच्छी एक्सरसाइज है, बराबर। देखो, फाइंड आउट द प्लेस दैट एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल, ऑल्सो फाइंड आउट द रीजंस फॉर द सेम। यहाँ पे हमको एक टेबल दिया है बेटा, टेबल में हमको कंट्री के नेम दिए हैं, उनका मिनिमम हीट टेम्परेचर दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम कोल्ड टेम्परेचर दिया है, रेनफॉल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और
हमको रीजंस फाउंड करने के क्यों उन पर्टिकुलर जोन का इस तरीके का क्लाइमेटिक जो है बेटा वो ग्राफ बना हुआ है। वो क्या रीजन है, वो किस पर्टिकुलर उनकी फिजिक क्या है, वो अर्थ या ग्लोब के ऊपर किस पर्टिकुलर प्लेस पे है, जिसकी वजह से वहां पे गर्मी ठंडी बारिश बेटा इतने डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होती है। देखो फर्स्ट कंट्री है बेटा रशिया, बराबर। इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्लोब को भी समझते रहना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता है बेटा कि रशिया एक्चुअली यूरेशिया का पार्ट है, यानी कि लगभग वो 60-70% यूरोप में और लगभग 40-30% पार्ट उसका एशिया में, इसीलिए हमेशा उसको यूरेशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है। अब यहाँ पे देखो बेटा रशिया में जो हीट है यानी कि गर्मी है वो मिनिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा रहती ही है, बराबर। इतनी तो मिनिमम है और मैक्सिमम इससे कई गुना ज़्यादा पड़ती है। और जो कोल्ड है यानी कि ठंडी जो है बेटा वो -20 डिग्री सेल्सियस तक विंटर सीजन में चली जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि -20 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। और रेन की कंडीशन 100 सेंटीमीटर मतलब नॉर्मल है कि इतनी बारिश हमेशा वहाँ पे होती है। बट इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न समझने के लिए हम देखेंगे कि रशिया किस पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड है। तो उसको अगर हम सिंपली अगर ग्लोब से देखें बेटा तो हमको पता है कि मिडल ऑफ जो क्या पास आउट होता है बेटा 0 डिग्री एंगल पे इक्वेटर पास आउट होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी बेटा। तो 0 डिग्री इक्वेटर पास आउट होता है बेटा। 23.5 डिग्री पे हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है, बराबर। और जस्ट ऊपर 66.5 से 90 डिग्री हमको पता है बेटा फ्रिगेट जोन का एरिया आता है। ऐसे बिल्कुल सेम एज यहाँ नीचे भी हो जाएगा, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, बराबर। और नीचे फिर वापस से साउथ फ्रिगेट जोन आ जाएगा। तो रशिया जो है बेटा वो फ्रिगेट जोन के काफी यानी कि आर्कटिक सर्कल के काफी नजदीक पहुंच जाता है, फ्रिगेट जोन एरिया में आता है, बराबर, बिल्कुल नियर बाय है उसके, क्योंकि वो यूरेशिया का पार्ट माना जाता है। यानी कि हमको पता है बेटा ये ट्रॉपिकल जोन है, ये टेम्परेट जोन है और ये जो है वो फ्रिगेट जोन है, बराबर। हमको 3 जोन्स पता है, आपने 6th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से इस ग्लोब को पढ़ा था। तो ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन। तो रशिया किसके नियर बाय है बेटा, बिल्कुल फ्रिगेट जोन, यानी कि ऊपर के आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल हमको पता है बेटा है ना, 12 के 12 मंथ जो है हमेशा बर्फ से स्नो से कवर्ड रहता है। यानी कि आप ये जो कोल्ड का टेम्परेचर देख रहे हो कि -20 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे ठंडी होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि वो नियर बाय आर्कटिक सर्कल और फ्रिगेट जोन से नियर बाय लोकेटेड है, यूरेशिया का पार्ट माना जाता है। ओके, अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड है बेटा ईरान, बराबर। ईरान का मैक्सिमम हीट का मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। ओके, और कोल्ड यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे यहाँ जो नॉर्मल कोल्ड की कंडीशन है ना, ठंडी की कंडीशन, वो वहाँ पे होती है। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। रेन वहाँ पे बहुत कम होता है बेटा, 50 सेंटीमीटर के आसपास सिर्फ रेनफॉल होता है। ईरान हमको पता है बेटा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, अरेबिक कंट्रीज से ऊपर के साइड का हिस्सा माना जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ब्राज़ील पे बेटा, ठीक है। ब्राज़ील देखो यूरोपियन नेशंस में आता है, बराबर। अब इसमें हीट का गर्मी का टेम्परेचर कितना है बेटा, काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस तक। कोल्ड कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल से भी बहुत कम, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। यानी आज के समय में जो अभी हमारा टेम्परेचर है ना बेटा, इतनी वहाँ ठंडी पड़ती है, वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती नहीं है, काफ़ी गर्म प्रदेश है। लेकिन रेन देखो, रेन जो है बेटा बारिश जो है 250 सेंटीमीटर है। तो क्यों ब्राज़ील का टेम्परेचर इस तरीके का है बेटा, तो बिकॉज ब्राज़ील इज सिचुएटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ब्राज़ील जो है बेटा, अगर वापस से अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो ब्राज़ील जो है बेटा वो एक तरीके से देखा जाए तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ पोल में आएगा, बराबर ना, ये साउथ पोल है, बराबर। तो ये 0 डिग्री वापस से इक्वेटर हो गया बेटा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ब्राज़ील एक्चुअली इक्वेटर से बेटा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, बराबर। यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस एरिया में
सिचुएटेड होगा साउथ पोल में। इस वजह से ये ट्रॉपिक के नियर बाय होने की वजह से और इक्वेटर के नियर बाय होने की वजह से बेटा और ट्रॉपिकल जोन में होने की वजह से काफी गर्म प्रदेश माना जाता है। और इक्वेटर के नियर बाय होने की वजह से बेटा यहाँ पे रेन भी काफी मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल एरिया माना जाता है। 250 सेंटीमीटर जितना यहाँ पे हमेशा बारिश होती है। ओके, अब इसके आगे हम जाते हैं, नॉर्वे पे आ जाते हैं बेटा। नॉर्वे में बहुत हमेशा ठंडक रहती है, वहाँ पे हमेशा ठंडा प्रदेश है, वहाँ गर्मी समझ लो नहीं ही पड़ती है, बराबर। हमारे अहमदाबाद में जितनी ठंडी पड़ती है ना, वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है, बराबर। अपने यहाँ पे दिसंबर में अभी जो ठंडी पड़ेगी ना, दिसंबर जनवरी में 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस तक, वो वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस है हीट सिर्फ, लेकिन आप यहाँ पे कोल्ड देखो बेटा, -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। नो डाउट रेन जो है बेटा, बारिश वहाँ पे काफी कम होती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। तो अब ये पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों है नॉर्वे की? तो नॉर्वे की कंडीशन ऐसी इसलिए है क्योंकि नॉर्वे जो है बेटा वो पर्टिकुलरली कहाँ पे लोकेटेड है, नियर बाय द ऑन आर्कटिक सर्कल। ये फ्रिगिड जोन का एरिया है बेटा, और ये आर्कटिक सर्कल है, बराबर। ऊपर मान के चलते 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस पे। ये वापस से मिडल में आ गया 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और वापस से नीचे साउथ फ्रिगिड जोन। तो नॉर्वे कहाँ पे सिचुएटेड है बेटा? ऑन आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे फ्रिगिड जोन एरिया बिल्कुल इधर सिचुएटेड है नॉर्वे, बराबर। यानी हम देख सकते कि -40 डिग्री सेल्सियस यानी कि आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल नियर बाय होने की वजह से नॉर्वे जो है इतना ठंडा प्रदेश है बेटा कि वहां पे जब ठंडी विंटर सीजन आता है ना, तब टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि वो फ्रिगिड जोन एरिया के बिल्कुल नजदीक। फ्रिगिड जोन में हमेशा बेटा जो है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल उसी का पार्ट है, उसमें हमेशा ठंड रहती है। अब हम आ जाते हैं फिलीपाइंस पे। फिलीपाइंस वो भी एक तरीके से देखा जाए तो काफी जो है गर्म इलाका, ब्राजील की तरह। जैसे ब्राजील साउथ पोल का काफी गर्म प्रदेश है ना, वैसे ही फिलीपाइंस जो है बेटा वो नॉर्थ पोल का काफी गर्म प्रदेश माना जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस इसका हमेशा मिनिमम गर्मी इतनी रहती है, यानी इससे ज्यादा 50 डिग्री तक जाती होगी, उससे भी ज्यादा जाती होगी। और कोल्ड जो है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि ठंडी ना के बराबर पड़ती है, बराबर। 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमारे यहाँ जो गर्मी के दिनों में जो शुरुआत होती है ना हमेशा टेम्परेचर की, 30 डिग्री 35 डिग्री, उतना उनका नॉर्मल डे बाय डे मतलब टेम्परेचर रहता ही है। और जो रेन है बेटा वो 300 सेंटीमीटर तक, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हम देखेंगे कि फिलीपाइंस का है बेटा, तो नियर बाय एकदम बिल्कुल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक में नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड है, बराबर। तो हम समझ सकते हैं कि हम समझ सकते हैं बेटा कि जो है अगर ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो बिल्कुल इक्वेटर के नज़दीक में जो है फिलीपाइंस आया हुआ है, यानी कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर की बात होती है। तो समझ सकते हैं हम इस तरीके से वो सिचुएटेड होगा, बराबर। यानी सबसे ज़्यादा बिल्कुल इक्वेटर के नियर बाय होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बेटा। अब देखो लास्ट में आ जाते हैं हम सऊदी अरेबिया, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है ना। हम अरबिक कंट्रीज को जानते हैं बेटा, डेजर्ट वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखो 45 डिग्री सेल्सियस उनका आम रोज का टेम्परेचर है, 29 डिग्री सेल्सियस ठंडी पड़ती है, हालांकि क्योंकि डेजर्ट जोन है, गर्मी है, जैसे ईरान का है बिल्कुल वैसे ही, बराबर। लेकिन ईरान में ठंडी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि डेजर्ट इलाका वहाँ पे बेटा ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया में 29 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ठंडी भी ना के बराबर है बेटा, गर्मी हमेशा रहती है और बारिश बिल्कुल नहीं है। 10 सेंटीमीटर बताया, यानी कि कभी कभार यहाँ पे बेटा 10 सेंटीमीटर तक थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। और क्यों ये इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों है बेटा? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियर बाय माना जाता है, बराबर। 23.5 डिग्री, देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बराबर, ये 0 डिग्री इक्वेटर, बराबर। यहाँ पे 23.5 डिग्री क्या आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, बराबर। और ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया जो है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियर बाय माना जाता है, इस वजह से इसकी कंडीशन इस तरीके की है। ओके, तो आपको मैंने सारे रीजन समझा दिए बेटा
कि क्यों इन पर्टिकुलर कंट्रीज की क्लाइमेटिक कंडीशन इस हिसाब से है बेटा, गर्मी क्यों ज़्यादा है या ठंडी क्यों ज़्यादा है, रेनफॉल स्ट्रक्चर क्यों ज़्यादा या कम है। तो हमको उनकी पर्टिकुलर प्लेस को देखना पड़ेगा बेटा कि वो किस पर्टिकुलर जोन में लोकेटेड है, बराबर वो नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल में है, नियर बाय इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, बराबर आर्कटिक सर्कल में है या एंटार्क्टिक सर्कल के नियर बाय है। तो ये चीजें इफेक्ट करती है बेटा एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में बेटा इन कंडीशंस को देखा। सेकंड पार्ट में हम वेदर की डेफिनेशन से लेके बेटा वेदर की कंडीशंस के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।